Rahim, dear students of class 9th फेडरल बोर्ड फिजिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। आज यूनिट नंबर 4 डायनामिक्स 2 4.1 फर्स्ट टॉपिक देखें, फोर्सेस ऑन बॉडीज के बॉडीज पे लगने वाली फोर्स। अब क्या होता है कि एक बॉडी पे जो है वो एक ही वक्त में कई फोर्सेस भी एक्ट कर रही होती हैं। एक ही बॉडी पे कई ज़्यादा फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी। सो इस ज़रूरत में हमें जो है वो नेट फोर्स डिटरमिन करनी होती है, क्योंकि नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही होगी उसी डायरेक्शन में जो है बॉडी मूव करेगी, या फिर नेट फोर्स की डायरेक्शन में ही बॉडी में किसी ना किसी किस्म का कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है। अब इसमें बहुत ज़रूरी जो होती है वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होता है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, यानी कि वो पुश है, पुल है, पैरेलल फोर्सेस हैं, कपल में लग रही हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। डायरेक्शन भी इसके साथ साथ काउंट करती है। मतलब मल्टीपल फोर्सेस में एक्ट ऑन बॉडीज एट सम टाइम, बाज़ बॉडीज के ऊपर कई फोर्सेस एक्ट कर सकती हैं। अंडर सच कंडीशन, ऐसे हालात में वी हैव टू डिटरमाइन द नेट फोर्स एफ नेट, हमें नेट फोर्स डिटरमिन करनी होती है। However, in such situation, the line of action of force of these forces become important। तो ऐसी सूरत में लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बहुत अहम हो जाती है कि किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है। सपोज यू आर ट्राइंग टू मूव अ हैवी पीस ऑफ फर्नीचर। मिसाल के तौर पर आप एक बहुत वजनी फर्नीचर को मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। इफ़ अ फ्रेंड हेल्प्स एंड यू बोथ पुश टुगेदर, अगर आपका दोस्त आपकी मदद करे और आप दोनों इकट्ठे मिलकर उसको पुश करें। नाउ ईज एट विच फर्नीचर विल डिपेंड अपॉन द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द बोथ फोर्सेज ऑन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो दोनों की लाइन ऑफ फोर्सेज के ऊपर वो जो है वो एक्ट करेगा। आसानी की सूरत में होती है, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होंगे तो जाहिर सी बात है दोनों में डिवाइड हो जाएगी। If the direction of the forces are parallel to each other, if they are in opposite direction, जैसा कि ये अब व्हील बैरो वगैरह, ठीक है। अब इसमें जो दोनों हाथों से फोर्स लग रही है, F1 भी इधर लग रही है, F2 भी इधर लग रही है। ये जो फोर्सेस होती हैं ये लाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं। जब फोर्सेस एक से ज़्यादा फोर्स लगे किसी बॉडी के ऊपर और उन सब की डायरेक्शन जो है वो सेम डायरेक्शन हो, तो ऐसी सूरत में जो फोर्सेस होती हैं वो लाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं। मिसाल के तौर पर ये एक बैग है, इस बैग के अंदर काफ़ी ज़्यादा एप्पल्स हैं और ये जो है वो एक टेबल पे पड़े हुए हैं। अब ये सारे के सारे जो है ना वो फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, नीचे की तरफ। इन सब की फोर्स कहाँ एक्ट कर रही है, नीचे की तरफ, क्योंकि ग्रेविटी है ना, नीचे की तरफ सबकी एक्ट कर रही है। तो ऐसी सूरत में ये जो फोर्सेस हो जाएंगी ये लाइक पैरेलल फोर्सेस हो जाएंगी। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं कि एक स्टैंड के साथ आप जो है वो एक ऐसे एक एप्पल को बांध देते हैं। अब इसके ऊपर जो है वो दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक तो नीचे की तरफ वेट एक्ट कर रहा है और ऊपर की तरफ इस रस्सी का जिसके साथ बांधा हुआ है धागे का, स्ट्रिंग का, उसकी टेंशन है। अब ये देखें कि वेट नीचे की तरफ है और टेंशन ऊपर की तरफ है। अब इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं कि अगर किसी बॉडी पे एक से ज़्यादा फोर्स लगे, फोर्स की जो डायरेक्शन है वो सब की सेम होती है तो वो लाइक पैरेलल फोर्सेस, और अगर ऑपोजिट होती हैं तो फिर ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाती हैं। नेक्स्ट वन इज मोमेंट ऑफ फोर्स। अब यहाँ तक तो अभी तक हमने लीनियर मोशन के बारे में पढ़ा था कि जब बॉडी के ऊपर फोर्स लगे तो वो मूव करना शुरू कर दे। अब बात आती है कि अगर बॉडी के ऊपर फोर्स लगे और फोर्स लगने के बाद वो बॉडी रोटेट करना शुरू कर दे तो फिर, तो ऐसे में फोर्स जो है वो बॉडीज को रोटेट करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर आप स्पैनर से या किसी रेंच से अगर नट को खोलते हैं तो ऐसी सूरत में क्या होता है, आप फोर्स लगाते हैं तो वो घूमता है, आगे पीछे मूव नहीं करता। ठीक है, दरवाजे को खोलते हैं तो जब हम फोर्स लगाते हैं डोर के ऊपर तो डोर ओपन होता है, वो घूमता है, मूव नहीं करता। सो जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जब फोर्स लगे तो फोर्स लगने के बाद बॉडीज मूव ना करें बल्कि रोटेट करें, तो ये जो रोटेशनल इफेक्ट होता है ये टॉर्क कहलाता है। ठीक है, सो द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट, जब वो एक फिक्स पॉइंट पे है, जैसे दरवाजा है जिस जगह से उसका फिक्स पॉइंट है, जैसे ही हम उसको खोलते हैं तो उसी के गिर्द ऐसे घूमता है, वो मूव नहीं करता, घूमता है।
तो ये जो होती है वो टॉर्क कहलाती है। टॉर्क कहते हैं द फोर्स विच प्रोड्यूसेस रोटेशनल इफेक्ट, कि फोर्स लगने के बाद बॉडी मूव नहीं करेगी बल्कि घूमे अगर, तो इसे हम कहते हैं कि टॉर्क प्रोड्यूस हो गया। अब जो टॉर्क है, टॉर्क ये बराबर होता है आर इंटू एफ, ये एफ इंटू आर, एफ इंटू डी भी करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि ये आपके पास जो है वो एक रेंच है या स्पैनर है, आप इसके साथ इस नट को खोल रहे हैं। पहली बार जो है आपने पोजीशन पॉइंट ए के ऊपर जो है वो फोर्स लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम आप जो है वो ए के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, F1 फोर्स लग रही है ए पॉइंट के ऊपर, और यहाँ पे फोर्स लग रही है, और ये जो सारा फासला है इसे हम जो है वो आर या डी कुछ भी कह सकते हैं, हम डी कहते हैं, लेट्स सपोज इसको D1 कह देते हैं। दूसरी बारी में आप फोर्स यहाँ पे लगा देते हैं बी पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे आप F2 फोर्स लगाते हैं, और ये जो छोटा सा ये जो डिस्टेंस बनता है ये D2 है। अब कहाँ पे फोर्स लगाने से, कम फोर्स लगाने से हम इस नट को खोल सकते हैं, ए पोजीशन पे क्या बी पे? ए पोजीशन पे कम फोर्स लगेगी, क्यों कि बेसिकली मूवमेंट आर्म किसे कहते हैं? जहां फोर्स लग रही है वहां से लेके इस पॉइंट तक का जो फासला है ये मूवमेंट आर्म है, जिसको D1 या फिर L1 भी कहा जा सकता है। ये आर भी होता है क्योंकि ये जब घूमेगा ऐसे गोल दायरे में तो ये सर्कुलेट करेगा, तो ये एक रेडियस सर्कल पूरा जो है ना सर्कुलेशन घूमते वक्त खोलते वक्त घूमेगा, तो ये जो है वो एक पूरा सर्कुलर पाथ में घूमेगा, इसलिए आर भी कहा जा सकता है इसको। सो इसके मुताबिक जो है वो यहाँ पे चूंकि इसका ज़्यादा हो गया तो हमारे पास फोर्स कम हो गई, तो टॉर्क प्रोड्यूस ज़्यादा हो गया, ज़्यादा टॉर्क हो गया तो कम फोर्स लगा के भी हम इसको कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो ये जो आपकी मूवमेंट आर्म है ये बहुत थोड़ी है, छोटी मूवमेंट आर्म होने की वजह से बी पॉइंट पे रख के अगर आप इसको टाइट करेंगे या खोलेंगे ओपन करेंगे तो ऐसी सूरत में बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगी, क्योंकि एफ इंटू जो डी है तो डी की वैल्यू बहुत कम है, टॉर्क कम प्रोड्यूस होगा, रोटेशनल इफेक्ट कम प्रोड्यूस होगा, तो उसको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी रोटेट करने के लिए। ये उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, ये देखें लाइन ऑफ एक्सचेंज ऑफ फोर्स, फोर्स इधर लगी, ये नट है, ये सारा जो है वो डी है, यही अगर आप यहाँ से पकड़ लेंगे तो ऐसी सूरत में ज़्यादा फोर्स लगेगी। सेम एग्जांपल जो है वो आप डोर की भी ले सकते हैं, ये डोर का हैंडल है और यहाँ से वो जुड़ा हुआ है उसके साथ, अगर हमने इसको खोलना है, ठीक है, या बंद करना है, तो यहाँ से अगर लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगी, क्योंकि इतना सा मूवमेंट आर्म है इसका, इसमें डी जो है मूवमेंट आर्म ज़्यादा है, इसलिए हम कम फोर्स लगा कर भी इससे खोल सकते हैं। अब ये जो मूवमेंट होती है ये जो है वो दो किस्म की, एक तो क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये जो है जिधर जो है क्लॉक मूव करती है, देखिए क्लॉक इस तरफ को मूव कर रही है, ऐसे क्लॉक में सुइयां इस तरफ को मूव करती हैं, तो ये जो हो जाएगी इस तरफ की रोटेशन ये होती है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन है, और ये नेगेटिव ली जाती है, और जो इसके उलट होगी ये ऊपर की तरफ जाएगी, ये क्लॉक का ऑपोजिट है, तो घड़ी इधर घूमती है वो उल्टी हो जाएगी, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, जो ऊपर की तरफ घूमेगी उल्टी, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। और जो एंटी क्लॉकवाइज है वो पॉजिटिव होती है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव होती है। देखें कहते हैं न्यूटन्स लॉज व्हेन अप्लाइड टू रोटेटिंग बॉडीज वी सी दैट द मूवमेंट ऑफ द फोर्स is the rotational analog of the force. It implies that an object at rest tends to remain at rest and a body at rotation spinning tends to spinning with a constant angular velocity. जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ था, इफ अ बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ मोशन इट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन। अब वो मोशन जो है वो उसकी लीनियर मोशन भी हो सकती है, वो जो सीधा मूव कर रही है, यहाँ पर वो एक सर्कुलेट भी कर रही है, गोल दायरे में घूम रही है, तो दोनों सूरतों में ये है कि अगर वो गोल दायरे में भी घूम रही है तो सर्कुलेट कर रही है, तो उसको चाहिए कि वो सर्कुलेट ही करती रहे जब तक कि उसके ऊपर जो है वो नॉन जीरो नेट फोर्स जो है वो रहेगी। अगर कोई फोर्स लगेगी तो फिर इसको चेंज कर देगी, इसके ऊपर न्यूटन का फर्स्ट लॉ के मुताबिक ही ये मूव करेगी। नेक्स्ट टॉपिक देखें, सेंटर ऑफ मैस। सेंटर ऑफ मैस में एक चीज़ याद रखें, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी कहते हैं सख्त बॉडी,
जैसे कि एक ईंट है, कोई पत्थर है, तो वो एक सख्त होता है, अगर हम उसको ऊपर फोर्स लगाएं, फोर्स लगाने के बाद हम उसमें कोई शेप चेंज नहीं होती। यही अगर हमारे पास फोम वगैरह जो कोई ऐसी चीज़ होगी तो उसका चेंज हो जाएगी, फोर्स अगर हम लगाएंगे तो उसकी डायरेक्शन जो है शेप चेंज हो जाती है। देखिए सेंटर ऑफ मास कहते हैं, अ रिजिड बॉडी दैट डज नॉट डिफॉर्म और चेंज शेप इज मेड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल इंटरकनेक्टेड पार्टिकल्स। द सेंटर ऑफ मास, abbreviated cm, of a rigid body is the point where the mass is equally distributed, कि जहाँ पे इसका सारे का सारा mass equally distribute होता है। The line of action of the force path through the center of the mass of the body will not produce any rotation in it। ठीक है, अब मैं आपको इसको सिंपल वर्ड में सुनाता हूँ। इन शॉर्ट के सेंटर ऑफ मैस क्या है? सेंटर ऑफ मैस वो पॉइंट है जहाँ पे किसी भी बॉडी का सारे मैस का जो है ना वो पॉइंट होता है। अगर वहाँ पे फोर्स लगाई जाए तो बॉडी मूव करे, रोटेट ना करे। फॉर एग्जाम्पल कि ये आपके पास जो है वो एक बॉडी है। अब मैं इसके ऊपर 3 पॉइंट्स बना देता हूँ, ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। अब पहली बार आपने फोर्स लगानी है ए पॉइंट के ऊपर, ये फिक्स है, यहां से ये फिक्स है, ये हम इसको भी हिला नहीं सकते। जैसे ही हम ए पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी मूव नहीं करेगी बल्कि रोटेट करेगी क्लॉकवाइज। अब दूसरी बार हमने बी पे फोर्स लगा दी तो ऐसी सूरत में ये क्या होगा? ये बहुत हैवी बॉडी है ना, तो ये क्या करेगा? ये इस तरफ को घूम जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। लेकिन अगर मैं सी के ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो ये रोटेट नहीं करेगी बल्कि ये सीधी की सीधी आगे मूव करेगी। तो ये सी पॉइंट जो है वो इसका सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहाँ पे बॉडी पे फोर्स लगे और बॉडी फोर्स लगने के बाद बजाय बॉडी रोटेट करने के बॉडी मूव करे। रोटेट नहीं करनी चाहिए, रोटेट करेगा तो सेंटर ऑफ वो मास नहीं होगा, वो फिर उसका जो है ना वो मोमेंट आर्म वगैरह बन जाएगी और टॉर्क हो जाएगा, क्योंकि वो फोर्स लगने के बाद उसने रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस कर लिया है। तो लिहाजा किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या है? वो पॉइंट जहाँ पे फोर्स लगने के बाद बॉडी जो है वो मूव करे, रोटेट ना करे। इसी तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास हो गया कि जब वो पॉइंट, वो जहाँ पे सारे का सारा मास होता है उस वहाँ पे फोर्स लगाएं, फोर्स लगाने की वजह से बॉडी जो है वो मूव करती है, रोटेट नहीं करती। जबकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसे कहते हैं? जिसको सी जी कहते हैं शॉर्ट में। सी जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहाँ पे किसी ना किसी बॉडी का तमाम तर वेट एक्ट कर रहा होता है। अगर हम उस पॉइंट के ऊपर लगा देते हैं, उसको बैलेंस कर देते हैं, तो वो बॉडी पूरी की पूरी बैलेंस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये एक लोहे का रॉड है, ये लकड़ी का रॉड है, तो अगर आप बिल्कुल मिड में अगर चाहें तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करके एक छोटी सी पिन के ऊपर एक बहुत बड़े रॉड को भी स्टेबल कर सकते हैं, क्योंकि सारे का सारा वेट उसका जो है ना वो यहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो लिहाजा सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? वो पॉइंट जहाँ पे किसी भी बॉडी का सारा वेट एक्ट करता है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने का तरीका, अब जो तो रेगुलर ऑब्जेक्ट्स हैं, मिसाल के तौर पर एक रेक्टेंगुलर आ गया जिनकी कोई रेगुलर शेप होगी, ठीक है, हम इधर से मीडियंस ड्रॉ कर, डायगोनल ड्रॉ कर देंगे, इधर डायगोनल ड्रॉ कर देंगे, ये जहाँ पे ये सारी आके मिल रही हैं तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इस पॉइंट पर रख के बड़े से बड़े चीज़ को भी आप जो है वो एक पिन के ऊपर भी अपने आप को, उस बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं। ये तो हो गया रेगुलर बॉडीज। जो इर्रेगुलर बॉडीज हैं जैसा कि ट्रायंगुलर हो गया, ट्रायंगल में भी आप ऐसा करें कि इसके जो है ना वो मिड पॉइंट्स ले लें तमाम तर एंगल्स के, जहाँ पे ये पॉइंट कर रहा होगा वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, वहाँ पे वो बैलेंस हो जाएगी। लेकिन अगर इर्रेगुलर हो, जैसे लेमिना ऐसे बेतरतीब सी शेप है कोई, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे करेंगे? इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए जो है हम इसको फ्रीली हैंग करेंगे। हम इसके ऊपर इसको एक सुराख करेंगे, सुराख करने के बाद यहाँ पे कील के साथ इसको फ्रीली आपने हैंग करना है कि ये नीचे से मूव कर रहा हो। और प्लम्प लाइन जैसे आपने अक्सर मजदूरों को देखा होगा कि जब ये दीवार बनाते हैं तो वो एक हैवी मैस को धागे के साथ बांध के देखते हैं कि ये दीवार सीधी है कि नहीं है। बिल्कुल वैसे ही, ना भी उसे पत्थर बांधा जा सकता है, रस्सी लें या फिर एक थ्रेड लें, उसके साथ जो है वो पत्थर को बांध दें और इसके साथ इसको यहाँ पे लटका दें। जहाँ जहाँ पे वो धागा जा रहा होगा आपने वहाँ पे लाइन लगा देनी है। अब इसको उतारें, उतारने के बाद ए पॉइंट की जगह पे बी पॉइंट से इसको लटका लें, यानी बी इधर ले जाएं और फ्रीली हैंग करें। जहाँ पे ये करेगा वहाँ पे भी लाइन लगा दें। इसके बाद सी पॉइंट ले लें, ऐसे ही
डी पॉइंट ले लें, 2-3 पॉइंट ले लें, जहाँ पे ये तीनों चारों या जितने भी आपने पॉइंट लेंगे दरमियान में जाके एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होंगे, यही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। जैसा कि ये इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, ठीक है, कि यहाँ पे करने के बाद वो सीधा जहाँ पे गया हमने वहाँ पे लाइन लगा ली, उसके बाद हमने जो है वो दूसरा पॉइंट ऊपर ले गए, उस पर लाइन लगा दी, तीसरा पॉइंट ऊपर ले गए, तो जहाँ पे सारे के सारे मिल रही थी ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास आ गया। नेक्स्ट टॉपिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कहते हैं इफ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, कि अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट ना करे, यहाँ पे इफ द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, कि अगर किसी बॉडी पे लगने वाली तमाम तर फोर्सेस जीरो हो जाएं तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम की स्टेट में होगी। ठीक है, कि एक बॉडी है उसके ऊपर काफ़ी फोर्सेस लगती हैं, और अगर वो सारी फोर्सेस जो लग रही हैं वो सारी की सारी जो है वो सम करके ज़ीरो आ जाएं तो वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में होगा। अब ये भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम और एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम कौन सा इक्विलिब्रियम है कि बॉडी जो है वो स्टिल है, मूव नहीं कर रही, अपनी ही जगह पे है स्टिल, तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। और डायनामिक इक्विलिब्रियम ऐसा इक्विलिब्रियम है जिसमें बॉडी मूव करे, ठीक है, लेकिन जैसा कि पैराट्रूपर्स हैं, पैराट्रूपर्स या पैराशूट से जो छलांग लगाते हैं जब वो नीचे गिर रहे होते हैं तो अपना पैराशूट खोल लेते हैं। ऐसी सूरत में जो नीचे से एयर रेजिस्टेंस आ रही है वो और ऊपर से उनका वेट ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं और वो एक ख़ास वेलोसिटी के साथ, स्पीड के साथ नीचे आना शुरू हो जाते हैं और वो टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेते होते हैं। नेक्स्ट देखें कंडीशंस। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में देखें कि अगर सारी फोर्सेस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलॉन्ग जितनी भी लग रही हैं सारी की सारी जीरो हो जाएं तो वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को ओबे करेगी। ठीक है, तो लिहाजा अगर कोई भी किसी बॉडी के ऊपर कोई भी जो है वो फोर्स जो जितनी भी लग रही हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस टोटल टॉर्क वगैरह हर चीज़ जीरो हो जाए तो वो नेट, तो वो इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ठीक है, ना रोटेशन हो ना कोई मूवमेंट हो किसी किस्म की। सो ये तो फर्स्ट ये इक्विलिब्रियम है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या हो जाता है कि ऑल द फोर्सेस, जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं चाहे एक्स एक्सिस के चाहे वाई एक्सिस के लॉन्ग लग रही हैं, लेकिन नेट फोर्सेस के ऊपर जीरो हो जाए तो वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को ओबे करेगी बॉडी। फॉर एग्जाम्पल ये एक ब्लॉक है, इसके ऊपर एक्स एक्सिस के लॉन्ग फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, वो है F1x, इधर लग रही है F2x, इधर लग रही है F3x, ऐसे ही इस तरफ भी लग रही है F4x, इस तरफ भी एक्स एक्सिस में लग रही है F5x, इधर भी लग रही है F6x, ऐसे ही ऊपर भी फोर्सेस लग रही हैं। ये क्या हो जाएगा F1y, इधर कहीं लग रही है F2y, यहाँ पे लग रही है F3y। ठीक है, ऐसे ही इधर भी F4y F5y और F6y, एक्स एक्सिस और एक्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो F4y F5y F6y अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस फोर्सेस लग रही है। तो इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक क्या हो जाएगा कि इसके अलॉन्ग एक्स एक्सिस सारी यानी F1x प्लस F2x प्लस F3x प्लस F4x अप टू सो ऑन Fnx इज इक्वल टू 0, यानी कि जितनी भी हो, अभी तो n आ गया मतलब नंबर कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 10 20, जितनी फोर्सेस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है वो सारी की सारी जीरो हो गई। तो ऐसी तो मैं इसको लिख सकता हूँ समेशन Fx इज इक्वल टू 0, इसे कहते हैं समेशन या सम, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है सम, समीशन मतलब सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से वाई एक्सिस की बात करें F1y प्लस F2y प्लस F3y प्लस F4y अप टू सो ऑन Fny इज इक्वल टू 0, यानी कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग सारी फोर्सेस अगर जीरो हो जाएं तो मतलब समेशन Fy इज इक्वल टू 0। वाई एक्सिस के अलॉन्ग सारी फोर्सेस अगर जीरो हो गई तो वो फर्स्ट कंडीशन, यानी कि अब क्या पता चला एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सारी फोर्सेस, वाई एक्सिस के अलॉन्ग सारी फोर्सेस, तो फिर इसका मतलब मैंने क्या कह दिया कि समेशन
F इज इक्वल टू 0। अगर किसी बॉडी पे लगने वाली सारी की सारी फोर्सेस 0 हो गई तो वो ओबे करेगी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को। अब इसी तरीके से टॉर्क को देखते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन में देखें फॉर एग्जांपल कि ये आपके पास एक लोहे का रॉड है या फिर कोई भी एक प्लास्टिक का रॉड है या आप कह लें वुड का रॉड है। आप चाहते हैं कि आप इसके ऊपर सिर्फ एक ही कील लगाएं और एक बड़ा रॉड है जिसको बैलेंस कर दें, तो आपको इसको यहाँ पे सेंटर में लगानी पड़ेगी, बिल्कुल सेंटर में, क्योंकि जो यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स एक्ट कर रही है वो है F1 और ये जो डिस्टेंस है इसको मैं कह देता हूँ D1। जो यहाँ पे फोर्स लगाई जा रही है जो इधर एक्ट कर रही है उसको मैं कह देता हूँ F2 और ये डिस्टेंस है D2। अब जब तक तो ये बैलेंस हो जाएगा उस सूरत में ये अपनी जगह पे स्टेबल है। देखें अगर हम यहाँ पे कहीं पे लगा देंगे एक कील को तो ये इस तरफ को नीचे को झुक जाएगा, अगर यहाँ लगा देंगे तो इस तरफ को झुक जाएगा, यानी कि दोनों बैलेंस नहीं है। क्या बैलेंस नहीं है? एक तो इसकी रोटेशन बननी है क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज रोटेशन है, ठीक है, वो इक्वल होनी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के। कि जितनी क्लॉकवाइज रोटेशन है उतनी ही एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, यानी कि जितनी इधर होनी चाहिए उतनी इधर होनी चाहिए। तो जब इधर को घूमेगी तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? टॉर्क, चूंकि फोर्स लगी तो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। सो ऐसे में जो है वो टॉर्क क्या आ जाएगा, इसको कहते हैं T1, टॉर्क 1। जो इधर से प्रोड्यूस होगा वो क्या आ जाएगा? टॉर्क 2। ऐसे अगर वो यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, जितने भी टॉर्क हम कह लें, ठीक है ना, जितने भी टॉर्क हम कह लें उसको, फिर यहाँ पे रख लेते हैं एक फोर्स, यहाँ पे भी लगा देते हैं F3, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये D3 हो जाएगा, F4 हो जाएगा, 5 डिफरेंट। तो ऐसे में हर एक अपना अपना टॉर्क हो जाएगा। टॉर्क जिस पॉइंट, टॉर्क होता ही है ना कि पॉइंट और यहाँ पे जितनी फोर्स लग रही होती है D/F। सो प्लस टॉर्क 3 अप टू सॉन एन टॉर्क जितने भी लग रहे हैं वो सारे ज़ीरो होने चाहिए, यानी कि समेशन टॉर्क इज इक्वल टू 0। अगर किसी बॉडी पे लगने वाला तमाम तो टॉर्क 0 हो जाए तो वो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को ओबे करती है। और अगला टॉपिक प्रिंसिपल मूवमेंट भी इसी तरीके से कि ये जो क्लॉकवाइज रोटेशन है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि इसके मुताबिक क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज रोटेशन जो है ना वो ये प्रोड्यूस कर रहे थे कि F1 D1 इज इक्वल टू F2 D2, ये सारा बराबर होगा कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस बराबर होती हैं। नेक्स्ट देखें टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम की कौन सी टाइप्स होती हैं। इक्विलिब्रियम जो है उसको हम कहते हैं स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की मैंने आपको मिसाल पहले ही और डायनामिक भी पहले एग्जांपल दे दी कि स्टैटिक कहते हैं व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ द सेवरल फोर्सेस एक्टिंग टुगेदर एंड सेवरल टॉर्क्स एक्टिंग द बॉडी इज सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। कि अगर कोई बॉडी है उसके ऊपर कितनी ज़्यादा फोर्स लग रही है, टॉर्क वगैरह लग रहे हैं, लेकिन वो फिर भी अपने इक्विलिब्रियम की स्टेट में है, तो ये जो इक्विलिब्रियम होगा वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा। डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या है कि जब वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जो है वो नीचे आ जाए। कहते फॉर एग्जांपल अ पैराट्रूपर फॉलिंग डाउन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, एक पैराशूट वाला नीचे की तरफ गिर रहा है तो ऐसी सूरत में जो उसकी नीचे की तरफ गिरने की वेलोसिटी और एयर रेजिस्टेंस है ये दोनों बैलेंस हो जाती हैं और वो एक ही वेलोसिटी के साथ भी नीचे जो है वो गिरता रहता है। ये जो होता है वो डायनामिक जो है ना वो इक्विलिब्रियम कहलाता है। नेक्स्ट देखिए स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कहते हैं a measure of the ability of an object to return to its original position, के वो बॉडी जो है वो अपनी पुरानी हालत में आ जाए when the force that change its position is removed, कि जब फोर्स उसके ऊपर जो लग रही है उसको रिमूव कर दें, वापस अपनी पुरानी कंडीशन में आ जाए, तो इसको स्टेबिलिटी कहा जाता है। बॉडी है, मिसाल के तौर पे इन्होंने एग्जांपल यहाँ से देख लें, बस को देख लें, ये स्टेबिलिटी की मिसाल है। उन्होंने इसको हल्का सा टेढ़ा किया हुआ लेकिन ये नीचे गिर नहीं रही, जब ये इसको वापस नीचे करेंगे तो ये अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाएगी, गिरेगी नहीं, तो ये स्टेबिलिटी होती है। स्टेबिलिटी का बड़ा करीबी ताल्लुक होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना डाउन होगा, नीचे होगा, झुका हुआ होगा, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। अब यही वजह है कि जितनी भी फास्ट मूविंग कार्स, व्हीकल्स वगैरह होती हैं उन तमाम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत लो रखा जाता है। आपने देखा होगा कि जितने भी फास्ट मूविंग कार्स हैं
फरारी की या फिर रेसिंग कार्स वगैरह, उनको नीचे कर देते हैं। जितना ज़मीन के साथ वो ज़मीन के साथ चलेंगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना लो हो जाएगा उतनी उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बस में सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, ये पहली दफ़ा पे आप खड़े हुए हैं बिल्कुल बस के अंदर, दूसरी बार बैठे हुए, तीसरी बार लेटे हुए ज़मीन के साथ, उतनी ही स्पीड से जा रही है बस, 40 की स्पीड से। बस ड्राइवर एकदम से झटका जो है ना ब्रेक लगाता है, ब्रेक लगाएगा तो आपको एक जर्क या झटका लगेगा इनर्शिया की वजह से। तो किस बारी में आप जो है वो ज़्यादा मूव करेंगे, खड़े हुए, बैठे हुए कि लेटे हुए? खड़े हुए, क्योंकि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई है। ऐसी सूरत में आपसे रुका नहीं जाएगा, आप बाकायदा तौर पर आगे को गिरेंगे। जबकि अगर बैठे हुए हैं तो आपको एक झटका लगेगा ज़ोरदार, और जबकि आप लेटे होंगे अगर बिल्कुल, तो कुछ भी नहीं होगा, हल्का सा जर्क सा आपको लगेगा, क्योंकि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी डाउन है। जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी डाउन होगा, स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। यही वजह है कि ऐसी गाड़ियाँ जो थोड़ी ऊंची होती हैं वो शार्प टर्न नहीं ले सकती हैं। अचानक जब उनको गोलाई में मोड़ना पड़ता है तो वो बहुत स्लो हो जाती हैं। अगर वो तेज़ रहेंगी तो वो टर्न ओवर यहाँ उलट जाएंगी। पीछे हमने पढ़ा कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम के, इक्विलिब्रियम होने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस ज़रूरी होती हैं कि बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में हो। जबकि नेक्स्ट हमारा है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की मेन स्टेट्स कौन सी होती हैं? स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? जैसे कि नाम से जाहिर है, स्टेबल, ठीक है। अगर कोई इक्विलिब्रियम की स्टेट में है, आप उसको थोड़ा सा छेड़ देते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, और वो वापस इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाता है। पुरानी इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाए तो वो जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। ऐसे में सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले से थोड़ा सा राइज कर जाता है। फॉर एग्जांपल कि ये कौन है आपके पास, ये कौन है, ये उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये वेट नीचे एक्ट कर रहा है, ये भी जो है वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम की स्टेट में है। अब आप इसको थोड़ा सा हिलाते हैं, आपने इसको यहाँ तक टिल्ट कर दिया, एक तरफ छोड़ दिया, या ऐसा 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 होते हुए दोबारा पुरानी जगह पे चला गया। अब ये पुरानी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में दोबारा आ गया, ठीक है। और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जब आप इसको हिला रहे होंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, जो हमने पीछे पढ़ा, जहाँ पे सारे का सारा वेट एक्ट कर रहा होता है। ये जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। जैसे कि नाम से जाहिर है, स्टेबल, स्टेबल हो जाता है, यानी कि अगर हम फोर्स लगाएं, फोर्स लगाने के बाद इक्विलिब्रियम में है, हमने उसको डिस्टर्ब किया, डिस्टर्ब करने के बाद वो दोबारा अपनी इक्विलिब्रियम की हालत में चला गया और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले से थोड़ा सा राइज कर गया, तो हम कहेंगे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम की स्टेट में है, हम उसको जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टर्ब करने के बाद वो पुरानी इक्विलिब्रियम की स्टेट में नहीं आता, ठीक है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले से नीचे हो जाता है, ठीक है। स्टेबल में क्या था, ऊपर हो जाता है, इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे हो जाता है। 3-4 चीज़ें याद रखनी है इसमें। वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्या बना, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले की निस्बत थोड़ा नीचे हो जाएगा। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे हो जाएगा तो ये जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। नेक्स्ट वन इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम की स्टेट में है, हम उसे डिस्टर्ब करें, डिस्टर्ब करने के बाद जो है वो एक नई इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाए और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज ना हो। स्टेबल में क्या था कि राइज कर गया था, अनस्टेबल में नीचे आ गया था, और न्यूट्रल में उसका चेंज ही नहीं होता, जहाँ पे था वो वहीं पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कि ये एक बॉल है, ठीक है, ये आपके पास एक बॉल है, आपने इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल मिड में, ठीक है, आपने इसको रोल किया, इसको थोड़ा सा आगे कर दिया, वो यहाँ से यहाँ पर आ गया। पहले यहाँ पर इक्विलिब्रियम की स्टेट में था, अब यहाँ पर आ गया, यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम की स्टेट में ही होगा, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो अपनी ही जगह पे रहेगा, चेंज नहीं होगा, मिड में ही रहेगा। तो ये जो है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाता है कि बॉडी को चेंज किया, चेंज करने के बाद उसकी सीजी में कोई तब्दीली नहीं आई। ये चीज़ मैंने पहले बता दी है। एन ऑब्जेक्ट स्टेबिलिटी कैन बी इम्प्रूव बाय, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मैस वगैरह जो है वो नीचे कर दें, ठीक है, तो वो खुद ब खुद स्टेबल हो जाएगा। जैसे खड़े होके मैंने बताया कि आप जो है वो ड्राइवर ब्रेक लगा दे, खड़े होके, बैठ के, लेट के, तीनों सूरतों में जब आप खड़े होंगे ज़्यादा लगेगा आपको झटका। क्यों? क्योंकि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले से ऊंचा है। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। आज हमने इसके फर्स्ट 5 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इससे 4.6 टॉपिक से आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।